अब देखिए फाइलम पॉलीफेरा को आगे बढ़ाएं। प्रॉपर्टी नंबर 7, हैबिटेट। ये एनिमल्स पाए कहाँ जाएंगे? इनका हैबिटेट होता है दे आर एक्वेटिक एंड मैरीन। फ्यू फ्रेश वाटर species are also present. As for example, a freshwater sponge, इसको हम लोग एग्जाम्पल में रखते हैं। एक मिनट, ये है स्पॉन्जिएला। देखिए जितने भी एनिमल्स हैं उनके रहने का कोई ना कोई एक जगह होगा, या तो एक्वेटिक होंगे या फिर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो हैबिटेट मेंशन करते हैं, उसका रीजन या पर्पस ये रहता है कि हम लोग को ये पता रहे कि इस तरह के एनिमल्स एक्चुअली मिलेंगे कहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स देखिएगा उनके कुछ लाइफ फॉर्म्स जो है वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ लाइफ फॉर्म्स आपको एक्वेटिक मिलेंगे, और कुछ होंगे फिर दोनों जगह रहते हैं, जैसे एम्फीबिया है ना, वो वाटर और सॉइल दोनों पर अपने लाइफ का एक पार्ट स्पेंड करते हैं। फिर अगर आप देखेंगे कि अगर वो एक्वेटिक है, फिर एक्वेटिक में भी कई मिलते हैं, जैसे कुछ हैं जो मैरीन होंगे, कुछ होंगे जो फ्रेश वाटर होंगे। एक्सक्लूसिवली वो मैरीन में नहीं जाते, ये मैरीन वाले फ्रेश वाटर में नहीं जाते। तो इसीलिए ये हैबिटेट इनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। सीरियल नंबर 8 में हम लोग देखते हैं इसका बॉडी वॉल कंपोजिशन। इसके बॉडी वॉल में जैसे आप लोग देखे हैं कि हम लोग नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स की बात जब करते हैं, ये मिलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यानी बॉडी में है ना 2 लेयर में सेल्स अरेंज होते हैं, इसलिए इन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। पर वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म वाली बात नहीं है। इसमें क्या होता है, आउटर लेयर जो होता है, आउटर लेयर ऑफ सेल्स, ये कहलाते हैं पिनाकोडर्म। ठीक है, और इनर लेयर ऑफ सेल्स ये कहलाते हैं कुआनोडर्म। ये कहलाते हैं कुआनोडर्म। अरेंजमेंट मोरलेस इस तरह का रहता है। बताए भी हैं कि ये कुआनोसाइट्स बेल शेप्ड सेल्स हैं। लाइक दिस। ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं स्पिंडल शेप्ड सेल्स, ये हैं पिनाकोसाइट्स, और ये लेयर बना पिनाकोडर्म,
और ये जो सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग कोआनोसाइट्स। और ये लेयर हुआ कोआनोडर्म। इस पर्टिकुलर सेल में ये पोर्शन बेसल बॉडी है, ये इसका फ्लैजिला है, ये इसका बेल शेप्ड एक्सटेंशन है, और ये इसका सेल बॉडी है। तो ये जो कोआनोसाइट्स हैं, ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं। ये तो हो गया। अब इतने अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज्ड कैसे हैं, ये एक बात है। तो होता क्या है, इसमें इसको एक शेप, एक एक पैटर्न देने के लिए, है ना, कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स रहते हैं, थोड़े से रॉड शेप लेकिन पॉइंटेड सॉर्ट ऑफ, एक दूसरे से, है ना, एक नेटवर्क बनाते हैं। इन पॉइंटेड एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं स्पीक्यूल्स। ठीक है। और इन स्पीक्यूल्स को इन प्लेस रखने के लिए इसमें फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें फाइबर्स होते हैं, और इन फाइबर्स को नाम दिया जाता है, ये हो गया, ये हो गया, ये फाइबर्स हैं। और इन फाइबर्स को नाम दिया जाता है स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन जानना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग ह्यूमन बॉडी जब पढ़े हैं उसमें देखे होंगे किस तरीके से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है, और स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा बॉडी ऑर्गेनाइज कैसे रहता है। फ्रेमवर्क कैसे है, हमारा स्केलेटन सिस्टम बना रहा है ना, उसे मूव कराने लायक कौन बनाता है, मसल्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स हैं जो मसल और बोन को ज्वाइन करता है, मसल ये बोन और बोन को ज्वाइंट करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, सब भूल गए, याद भी है, फाइब्रस जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, बॉल सॉकेट जॉइंट, कई तरह के थे। उसके बाद फिर और उस पे और क्या रहता है, कनेक्टिव टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू, फिर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होगा, फिर ऊपर से उसे कवर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्किन। इस तरीके से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। फिर हमारे बॉडी के अंदर में एक कैविटी होता है जिसे हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। एक्चुअली में वो क्या है, सिलोम वाला एरिया है जहां पे हमारा फूड पाइप गया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये सभी वहां प्रेजेंट है। तो उस फ्रेमवर्क का शुरुआत कहां से हुआ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फाइलम, और यहां से यानी पॉलीफेरा से इसके मॉडल के बारे में हम लोग समझ पाते हैं कि किस तरीके से द टॉप काइंड ऑफ द एक्सट्रीमली डेवलप्ड एनिमल्स, द मैमल्स, हाउ दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देयर बॉडी प्लान। ठीक है, तो उसकी शुरुआत यहीं से पॉलीफेरा से हो जाती है, दैट इज व्हाई दिस आर बीइंग टॉट। ठीक है, तो ये इसका बॉडी प्लान रहता है, बॉडी वॉल का एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए, हम लोग कहते हैं क्या कि इसमें बाहर के तरफ एक लेयर है, एक्टोडर्म की जगह यहां पर पिनाकोडर्म है, एंडोडर्म अंदरूनी लेयर की जगह पे यहां कोआनोडर्म है, बीच में भी तो एक लूज सा लेयर बन रहा है ना, तो मेसोडर्म होना चाहिए, पर मेसोडर्म का ऑल्टरनेटिव यहां पे क्या रहता है,
इसे हम लोग कहते हैं मेसोग्लिया। एक लूज स्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ए टिश्यू, अभी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आया ही नहीं है, तो हम लोग इसे टिश्यू का नाम नहीं दे सकते। पिनाकोसाइट्स जो पिनाकोडर्म बना रहे हैं, इनकी खासियत क्या है? दे आर क्वाइट बिट एक्सपेंडेबल, ये थोड़े स्ट्रेचेबल होते हैं, फैल सकते हैं। और इनके बॉडी वॉल का कंपोजिशन आगे जब पढ़ेंगे, ये तो एनाटॉमी हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो गए। अगर हम लोग इसको एक पीचर, एक घैला या सुराही जिसको कर सकते हैं, उसकी तरह इमेजिन करें, तो मोरलेस इसका बॉडी इस तरह का होता है। लाइक दिस। तो ये जो होल देख रहे हैं ना, इसके थ्रू वाटर एंटर करता है, इसके थ्रू वाटर एंटर करता है, एंटर करने के बाद अंदर में सर्कुलेट करता है और फिर कंबाइंडली वाटर बॉडी से बाहर निकल जाता है। दिस इज द बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस। एंड ये जो बड़ा सा आपको एक कैविटी दिखाई पड़ रहा है, इसे कहते हैं ऑस्कुलम। और ये कैविटी दिख रहा है ना, ये कैविटी दिख रहा है, इन्हें कहते हैं ऑस्टिया। तो वाटर ऑस्टिया के थ्रू एंटर करता है, बॉडी में डिफरेंट एरियाज में ऑस्टिया है, और अंदर में सर्कुलेट करने के बाद ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। इस तरह का बॉडी प्लान इसमें रहता है। तो हम लोग इसके लिए बॉडी वॉल कंपोजिशन एंड बॉडी प्लान कर दें एक साथ, तो ज्यादा सही रहेगा। फिगर 1 डायग्राम showing parts of the body wall, और ये है फिगर डायग्राम showing the body plan। यहां तक बनाइए। There are almost 10 types of cells in the body of the sponges. One of them is arcuocyte. It can convert into all other types of cells। ये हुआ आर्क्योसाइट्स की विशेषता, खासियत। The choanocytes form the outer layer of the body, while, sorry, not choanocytes, pinacocytes. The pinacocytes actually
form the outer layer of the body, while choanocytes the inner layer. The latter मतलब बाद वाला, choanocyte बाद में लिखा हुआ है. The latter is a phagocytic cell. So it captures food and digest, then transport to other cells as food vacuoles. So a kind of cooperation among the cells exist while tissue is absent. यह है इसके बॉडी वॉल के बारे में जानकारी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी, किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज. ठीक है, ऐसे देखने में लगेगा बड़ा फैला हुआ विस्तृत सा ऑर्गेनिज्म है. और कई बार तो हमें लगता है जैसे स्पॉन्ज, अगर रियली आप देखेंगे जैसे वाटर, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, तो लगेगा जैसे क्या तो फैला हुआ है. अब इसे वेस्ट समझने लगेंगे. एकदम वाइट होता है, जैसे थर्मोकोल देखते हैं ना जिस तरह का वाइट होता है, वाइटनेस, वैसा वाइटनेस लगता है. पर इन्हें कल्चर किया जाता है और इनका जो स्पिक्यूल एंड फाइबर्स हैं वो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमारे काम आते हैं. जितने स्क्रबर्स हैं उनमें इनको यूज किया जाता है. एक देखेंगे, एक एग्जांपल है इसका, बाथ स्पॉन्ज. तो बेदिंग पर्पस के लिए फ्रॉम द एंशिएंट टाइम एक स्क्रबर का इस्तेमाल होता है जो कि बॉडी का मैल छुड़ाने में, पैर का मैल छुड़ाने में काम आता है. क्योंकि पहले के जमाने में लोग उतना फुटवेयर तो यूज करते नहीं थे. आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो जो खेतिहर हैं, खेती करते हैं, चप्पल पहन के जाएंगे, जूता पहन के जाएंगे तो कीचड़ में ही उसका पैर घुस जाता है. तो फॉर सेफ्टी पर्पस वो क्या करते हैं, नहीं फंस जाए इसलिए खाली पैर ही चल जाते हैं. हालांकि ये हाइजीनिक नहीं है. बहुत बार ऐसा होता है वहां पे लीचेस रहते हैं, जोंक, तो पैर में चिपक जाते हैं एंड दे ट्राई टू सक द ब्लड. सो वो खतरा रहता है. एनीवे, पैर गंदा होता है तो इनका ही इस्तेमाल करके फिर पैर, फुटवेयर को, है ना, फुट मतलब बॉटम साइड, उसे साफ करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था. आज भी हम लोग जो स्क्रबर्स हैं, है ना, उनके लिए मेन मटेरियल यहीं से हमें मिलता है. सो दिस आर द quite interesting features of this and they are still usable for us. तो ये हो गया इसके बारे में. ये मिटा दे. इसके ऑस्कुलम और ऑस्टिया के बारे में हम लोग को एक बार फिर जरूरत पड़ेगा जब इसमें सर्कुलेशन देखेंगे. तो उस समय यही डायग्राम हम लोग रेफरेंस में लाएंगे और डील करेंगे. नाउ इनके डिफरेंट सिस्टम्स. सीरियल नंबर कितना है? 8 है. 8 या 9? 9 होना चाहिए. 7 तो हैबिटेट था. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होना चाहिए? कहीं पे भी ऐसा कुछ दिख रहा है? गट वट नहीं है, एब्सेंट. डाइजेशन डाइजेशन इंटरनल. ये इंटरनल कहने का मतलब है डाइजेशन टेक्स प्लेस inside
द सेल, यानी इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, और ये फूड कैप्चरिंग कहां से करता है? ऑफ कोर्स जो उसमें देखे हैं वाटर सर्कुलेशन हो रहा है, तो बॉडी वॉल के अंदर, मतलब बॉडी कैविटी के अंदर आए हुए मटेरियल से, वाटर से एक्चुअली ये फूड मटेरियल कैप्चर करता है। यहां एक चीज लिख दे नोट्स में, इसमें बॉडी नहीं, वाटर चाहिए एक्चुअली, वाटर एज अ सोर्स है बहुत सारे वाइटल एक्टिविटीज के लिए, लाइक फॉर द फूड कैप्चरिंग, लाइक फॉर एक्सक्रीशन, है ना, लाइक फॉर रेस्पिरेशन। एनिमल सेल है, एनिमल सेल एरोबिक होगा, पानी में रह रहा है, एक्वेटिक लाइफ है, तो वाटर में से ही इसे ऑक्सीजन लेना होगा। तो जब तक वाटर, फ्रेश वाटर इसके बॉडी में नहीं सर्कुलेट करेगा, तब तक ऑक्सीजन सैचुरेशन उससे मिलेगा कहां से? हाई ऑक्सीजन कंटेंट कहां से मिलेगा? तो जो बाहर से जो ऑक्सीजन आ रहा है, बाहर से जो वाटर आ रहा है, उसी में ऑक्सीजन होगा। बॉडी के अंदर जो वाटर स्टैग्नेंट हो गया, उसमें तो ऑक्सीजन यूज हो चुका है ना। तो फॉर दीज पर्पसेस एक्चुअली दे यूज द वाटर। नोट्स, बॉडी कैविटी of the sponges, ऑल्टरनेटिव नेम्स लिखा चुके थे फाइलम के, पॉरीफेरा और स्पॉन्जेस, याद है ना, इसलिए इन्हें पॉरीफेरा भी कर सकते, पॉरीफर्स भी कर सकते हैं या स्पॉन्जेस भी कर सकते हैं। तो बॉडी कैविटी ऑफ द स्पॉन्जेस, इसे कहा जाता है स्पॉन्जोकोल, जैसे भी लिखते हैं स्पॉन्जोकोल, स्पॉन्जियोकोल या स्पॉन्जोकोल। जैसे कलर COLOUR, COLOR दोनों चलता है। हीमोग्लोबिन एक्चुअल स्पेलिंग में AE से ही उच्चारण करते हैं, तो उसी तरह से है। बहुत सारे जगह पे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, बहुत सारे जगह पे एक्चुअल जो है। ओके, डाइजेशन, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग उम्मीद करेंगे सिस्टम कहां से आ रहा है वो देखे, लेकिन इसमें सिस्टम तो डेवलप किया नहीं है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एब्सेंट, और रेस्पिरेशन होता है कैसे? बिटवीन वाटर एंड सेल्स ऑफ बॉडी, exchange of gases take place। यानी बॉडी वॉल और वाटर के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल दिया जाता है, दिस इज द मोड ऑफ रेस्पिरेशन दे यूज्ड टू टेक प्लेस, दे यूज्ड टू फॉलो, यानी सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन, है ना। और इसके लिए भी ये किस पे डिपेंडेंट है? वाटर पे। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, water circulation takes place। रेफरिंग टू द डायग्राम, डायग्राम के रेफरेंस में देखें, वाटर एंटर्स थ्रू
बोलिए किससे आता है? ऑस्टिया. वाटर एग्जिट थ्रू ऑस्कुलम. नहीं, कहां से होगा? संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं. टिश्यू है ही नहीं. मल्टी सेलुलर है पर टिश्यू बना नहीं. ये मल्टी सेलुलर एनिमल है. टिश्यू बनने के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना होता है. वो सारा फंक्शन तो ये सेलुलर लेवल कर रहा है ना? एग्रीगेट है. सभी सेल्स एक जगह एग्रीगेट है और उन्हें एग्रीगेट रखने के लिए, एग्रीगेट मतलब क्या? एक जगह इकट्ठा. और इकट्ठा लगने के लिए तो इसका जो स्पंजिन फाइबर और स्पिक्यूल्स है वो आए हैं. क्योंकि वाटर के मदद से, वाटर सर्कुलेशन से कई पर्पस सॉल्व होते हैं. फूड कैप्चरिंग तो कुछ तो हुआ ना. क्यों? वाटर सर्कुलेट करता है, दैट्स ऑल. तो सेल अपने आप का खुद देखभाल करता है. अगर सेल डैमेज हो गया तो आर्कियोसाइट है ना, तो पहले ही देखे हैं, वो उसे बना लेगा. बहुत सिंपल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है. किसकी तरह? आप इसे फूड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं? अब इस बारे में सोचा तो नहीं गया है, लेकिन हाँ सोच सकते हैं. तो कंज्यूम करता ही होगा. ऐसा थोड़ी है कि अगर ऐसा नहीं होता, इसे कोई कंज्यूम नहीं करता तो इसका तो पॉपुलेशन बढ़ता चला जाता, बढ़ता चला जाता. कोई तो होगा जो इसे एज अ फूड यूज कर लेता हो. ठीक है, ऊपर का मिटा के देखें. आप समुद्र के किनारे जाइए, है ना, सी शोर पे जाइए, वहां सर्च कीजिए, मिलेंगे. क्योंकि आप इसका हैबिटेट देख चुके हैं. चलिए, कम से कम इंटरेस्ट तो जगह ना. नहीं, इससे पहले की डिस्कशन दूसरे तरफ जाए. सीरियल नंबर 12, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन. इधर देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम. अगेन ये सिस्टम इसमें एब्सेंट होगा. और इसके सेल में ही जो वेस्ट बन रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. तो इसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसे एक्सक्रीट कर देगा. एक्सक्रीशन हो गया इसका. तो सिस्टम नहीं है, लेकिन एक्सक्रीशन तो होता है. तो एक्सक्रीटरी मैटर इज एमोनिया. The excretion takes place at cellular level. This is a monotelic animal. याद कीजिए, जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे, है ना, उसमें एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ये सब अलग अलग दिख रहे थे. तो उस समय पता नहीं पा रहे थे आप लोग को एक्चुअली, क्योंकि एनिमल
किंगडम की पढ़ाई नहीं हुई थी, हर फाइलम के बारे में हम लोग नहीं जान पाए थे। अब फाइलम बाय फाइलम देख रहे हैं तो उसका एक्सेटरी मैटर जो है, एक्सेटरी वेस्ट जो है, उसके एक्सक्रेशन के आधार पे उसका टाइप ऑफ एनिमलिज्म कर सकते हैं, टाइप ऑफ एनिमल है ना, डिसाइड होता है। तो ये अमोनिया रिलीज करता है, इसलिए एमोनोटेलिक एनिमल, इसी है एमोनोटेलिक एनिमल। नाउ रिप्रोडक्शन, यहां तक पूरा कीजिए। अब देखिए, asexual reproduction अब देखिए, asexual reproduction takes place by fragmentation. Sexual reproduction occurs under extreme conditions like high temperature, scarcity of food, etc. External fertilization temporary spore formation, इसे कहा जाता है जेम्यूल। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी larval form present और इसके बारे में एक और बात कहते हैं, इसमें एनिमल्स जो होते हैं उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता, यानी दो तरह के मेल और फीमेल सेपरेट एनिमल्स नहीं मिलते, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट so sexual dimorphism absent. They are bisexual or monoecious.
ये टर्म याद रखिएगा। अगर बाइसेक्सुअल कहते हैं तो इन्हें मोनोसियस, अगर ये बाइसेक्सुअल है तो मोनोसियस होंगे, और अगर यूनिसेक्सुअल हुए यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट, मेल और फीमेल फॉर्म्स अलग हैं, है ना, तो वैसे में कहा जाएगा डायोसियस। डाई यानी दो, दो फॉर्म पाया जा रहा है। मोनो यानी एक ही फॉर्म पाया जा रहा है, एक ही में मेल और फीमेल दोनों होंगे, तीन में, है ना, सेक्सेस सेपरेट नहीं। अब आए एग्जाम्पल पार्ट में, तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए क्लासिफाई करते हैं फिर से, और क्लास वाइज एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन, इनके कितने क्लासेस थे? तीन। क्लास वन कैलकेरिया, इसका एग्जाम्पल है साइकॉन, बुक में दिया हुआ है साइकॉन। एक और एग्जाम्पल रख लीजिए ल्यूकोसोलेनिया। क्लास नंबर 2 ये है, बोलिए, हेक्सैक्टिनेलिडा, और इसके एग्जाम्पल में आते हैं हाइलोनेमा। क्लास नंबर 3 डेस्मोस्पोंजिया, और बुक में इसके कई एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे यूस्पोंजिया, इसे कहते हैं बाथ स्पॉन्ज। कार वॉशिंग के लिए, व्हीकल वॉशिंग के लिए जो एक स्पॉन्ज टाइप का एक स्क्रबर हम लोग यूज करते हैं, एक्चुअली दोस पार्ट्स आर मेड फ्रॉम दिस यूस्पोंजिया, ठीक है। द नेचुरल ऐसे स्क्रबिंग फाइबर्स और स्पिक्यूल्स इसमें मिलते हैं, जिनसे हम रगड़ते हैं तो सरफेस क्लीन होता है। यूस्पोंजिया, ये हाइलोनेमा, साइकॉन, ल्यूकोसोलेनिया, ये बायोलॉजिकल नेम्स हैं, अंडरलाइन करेंगे। ऐसे नहीं कि नाम लिखा हुआ है इसलिए अंडरलाइन किया हुआ है, दे आर बायोलॉजिकल नेम्स। यूस्पोंजिया एक एग्जांपल हुआ, दूसरा है स्पॉन्जिएला। ये है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, again underline, it's it. यहां तक नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग के पास है फाइलम सिलेंट्रेटा, ये पूरा मिटा दें, इसकी जरूरत नहीं रहा। फाइलम सिलेंट्रेटा जनरल प्रॉपर्टीज, सीरियल नंबर 1, इसमें ए कर देते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हो जाएगा सिमेट्री, तीसरा है सेगमेंटेशन, चौथा जो प्रॉपर्टी इसमें देखेंगे
होगा नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। नेक्स्ट देखेंगे सीलोम, और फिर देखेंगे नोटोकॉर्ड। इसमें एक स्टेप फॉरवर्ड होता है, एक कदम आगे बढ़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के मामले में, और ये रहता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस प्रॉपर्टी इज डन। सिमेट्री, इसमें होता है रेडियल सिमेट्री। क्योंकि मोर देन वन सिमेट्री एक्सिस एग्जिस्ट्स, एक से अधिक सिमेट्री एक्सिस इसमें रह सकते हैं, इसीलिए सिमेट्री इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। सेगमेंटेशन एब्सेंट, सवाल ही नहीं है, अभी तो ऑर्गेन भी नहीं आए। नाउ नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स पॉलीफेरा पढ़ाते समय बता चुके हैं, जो लोग मिस किए उनको तो दिक्कत होगा ही, लेकिन ऐसा समझ लीजिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सिंगल सेलुलर लाइफ में आता है तो कौन सा सेल बनाता है? गैमेटिक फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट मल्टीप्लाई करने के बाद अपने आप को कई लेयर ऑफ सेल्स में अरेंज करता है फॉर द बेनिफिट कि जो ऑर्गेन्स जिस लेवल पे हैं उसे बनाने वाले सेल्स वहीं चले जाए। जैसे एक्सटर्नल ऑर्गेन्स हैं तो वो एक्सटर्नल लेयर से बनेंगे, जो इंटरनल ऑर्गेन्स हैं इनर लेयर ऑफ सेल से बनेंगे, और जो मिडल ऑर्गेन्स हैं, है ना, जो एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर के बीच में रहते हैं वो मिडिल लेयर ऑफ सेल से बनेंगे। इस तरीके से जो अपने आप को बाइफर्केट कर लेता है ना, अलग अलग लेयर में सेल्स को अरेंज करता है, इन्हें कहते हैं नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स होते हैं 3, मिनिमम होते हैं 2। तो बाहर वाले को कहते हैं एक्टोडर्म और अंदर वाले को कहते हैं एंडोडर्म, मिडल वाले को मेसोडर्म। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स होता है 2, इसलिए ये है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, मेसोडर्म एब्सेंट बट मेसोग्लिया present to hold the both layers together। ये भी हो गया। अब आते हैं सिलोम, सवाल ही नहीं होता है एब्सेंट। ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान इज कॉल्ड सिलोम, जो कि इसमें एब्सेंट रहता है। सिलोम भी हो गया। अब है नोटोकॉर्ड, सॉरी नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड इसमें एब्सेंट, ये केवल और केवल कॉर्डेटा में पाया जाता है, फाउंड ओनली इन कॉर्डेटा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज इस तरीके से इनके लिए है ना।
सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी में हम लोग डाल देते हैं इसका हैबिटेट। कोई बताएगा लाइफ ओरिजिनेट कहां किया है? पहला जीवन पृथ्वी पे कहां पर आया था? वाटर में। जिसे देखिए एनिमल्स भी अपना लाइफ कहां से शुरू कर रहा है? पहला एनिमल पानी में ही बना। प्लांट्स याद है, किंगडम प्लेंटी, सबसे पहला ग्रुप, सबसे पहला, उसे फाइलम के जगह डिवीजन कहते हैं। सबसे पहला डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम क्या है? एल्गी का और अच्छा नाम, वो तो घरेलू नाम हो गया, जैसे पिंटू, चिंटू, टुक्कू, क्या क्या बोल के बुलाते हैं। गुड नेम देखे हैं, विकास, है ना। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला बात हो रहा है। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा को फिर डिवाइड करते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अभी मत बोलिएगा रोडोफाइसी वाला लगता है कि ब्राउन एल्गी है। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के लिए ब्राउन एल्गी के लिए क्या है? फियोफाइसी है। गुड वर्ड। चलिए, तो हैबिटेट इसका, ये भी एक्वेटिक है, इसका भी हैबिटेट एक्वेटिक होता है, लेकिन मोस्टली मैरीन, बट फ्रेश वाटर forms are also present. As for example हाइड्रा, बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, ये फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, हैबिटेट हो गया। नंबर 3, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट। देखिएगा, एक एनिमल फाइलम दूसरे एनिमल फाइलम के बीच में बहुत सारा प्रॉपर्टी शेयर करता है, बहुत सारा कॉमन फीचर होता है। जैसे इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, डाइजेशन होता है इसमें इंटरनल, यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस। एक दो बात और इसमें बता दें, food is captured from the water entering the body through mouth and exit from the same। इसके कहने का मतलब है, माउथ वो पार्ट है जिससे वाटर एंटर करता है, और माउथ ही वो पार्ट है जिससे वाटर एग्जिट करता है, बाहर निकल जाता है। तो इसमें ऑस्टिया और ऑस्कुलम वाला सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो बॉडी प्लान है वो ब्लाइंड सैक, सैक मतलब थैला, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहलाता है। थैले में क्या होता है, एक एंड ओपन एक एंड क्लोज रहता है। अगर दोनों एंड क्लोज रहता है तो सामान इधर से रखते हैं, उधर से निकल जाता है। तो 1 किलो आटा रखने में आपका जीवन बीत जाता, क्योंकि आटा ठहरेगा ही नहीं, पेंदा खुला हुआ है ना। तो उसमें सामान ठहरे इसलिए क्या होना चाहिए, नीचे से सिला हुआ होना चाहिए, यहाँ नीचे से लॉक रहता है। इस तरह का जो बॉडी प्लान है इसे कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान।
यहाँ तक लिखिए, उसके बाद फिर उस पर आते हैं।